अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़ीरो, मईशत का बुरा हाल, अवाम बेहाल, मुल्क की दीगर 11 मुखालिफ जमातें अवाम के हक़ में निकली हुई हैं। अवाम को इस हुकूमत के चुंगल से निकालना चाहती हैं, तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत को बचाना चाहती हैं। PDM के जलसे हो रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ कौमी इदारों को भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। महसूस ऐसा होता है कि अवाम का सबसे ज़्यादा दर्द मुल्क की तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महसूस हो रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस उसको होस्ट करती है, कराची जलसे की मेज़बानी करती है। यहाँ तक कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कोयटा का जलसा छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से वादे करने पहुँच जाते हैं, तवील वक्त वहाँ गुजार रहे हैं। वो कि मरियम बीबी भी गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गई हैं, लेकिन बिलावल तो रोज़ाना की बुनियाद पर गिलगित की आवाम को ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर इस मुल्क में कोई गिलगित बल्तिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है तो वो भुट्टो का नवासा बीबी शहीद का बेटा है। बिलावल साहब, सिंध के अवाम भी शायद यही सोचते थे, इसलिए आपसे पहले भी और अब भी सिंध पर हुक्मरानी आपकी है। लेकिन क्या आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये बताया है कि आपके किसी मुखालिफ ने नहीं, आपकी अवाम ने नहीं, बल्कि एक गैर मुल्की इदारे ने आपके शहर को सियासी यतीम कहा है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने दुनिया के तीसरे बड़े शहर कराची को सियासी यतीम करार देते हुए लिखा है कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दुनिया भर से बदतरीन है। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिशें बरसों से जारी हैं, लेकिन नामुकम्मल सड़कें बताती हैं कि कोशिशें कैसी हुई। रिपोर्ट में लिखा है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा बरसों बाद भी तकमील का मुंतजर है। ट्रांसपोर्ट के दीगर कई मंसूबे तो शुरू ही नहीं हो सके हैं। टूटी फूटी सड़कों पर चलती शहरी खटारा बसों की छतों पर अवाम बेचारे सफ़र करने पर मजबूर हैं। सर्कुलर रेलवे की 15 साल से बहाली का मंसूबा ज़ेर बहस है, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ है। शहर के सबसे महंगे इलाकों को पाइपलाइन के ज़रिए पानी की फराहमी मैसर नहीं है। अवाम टैंकर्स के ज़रिए पानी हासिल करते हैं। मुल्क का आधे से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कराची से हासिल होता है, लेकिन दीगर इलाकों पर खर्च हो जाता है। टूटी फूटी सड़कों और बोसीदा निज़ाम का ही तो करिश्मा था जो अगस्त की बारिशों के बाद शहर का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक मोदबाना अर्ज है, गिलगित बल्तिस्तान को भी कराची तो नहीं बना देंगे? सारे ग्रीवेंसेस हैं जिनको एड्रेस नहीं। इट इज़ मोर देन 2 years नाउ। जो गवर्नमेंट एक्ट बना किसी ने हमसे नहीं मुशावरत। वज़ीर आज़म साहब हर हफ्ते लाहौर जाते हैं, वो आज तक उनको टाइम नहीं मिला कि वो हमारी क़यादत से मुलाकात कर सकें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को लंच पर बुला लिया, लेकिन अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादिया ख़ाफ लीग के किसी रुकन ने शिरकत नहीं की। मोदी सिलाई साहब कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद सिर्फ वोट तक है, मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं है। वैसे तो ख़ाफ लीग का हुकूमत से खिंचाव कई बातों पर रहा है। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर का ओहदा ज़रूर संभाला उन्होंने, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें वज़ीर आला के तौर पर देखना चाहती है। पंजाब में ख़ाफ लीग के MPs को तरक्याती फंड्स न मिलना, इंतज़ामी मामलात, लोकल बॉडीज़ एक्ट, ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात को महदूद करने के मुतालबे पर भी डेडलॉक रहा है। ख़ाफ लीग के मुताबिक चंद विफाकी वज़रा ज़ाती मफाद के लिए इत्तेहादियों में इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। किसानों के मामले पर भी ख़ाफ लीग हुकूमती पॉलिसी को दुरुस्त नहीं समझती। ख़ाफ लीग की आला क़यादत हुकूमती माशी पॉलिसी और अपोजिशन से डीलिंग के तरीक़ेकार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। इत्तेहादियों को सौकन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप जिनके साथ चल रहे हैं कम से कम उन पे इत्मीनान के साथ चलें। इस वक्त ज़रूरत है चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाए। नाज़रीन, अख्तर मिंगल हुकूमती इत्तेहाद से पहले ही अलग हो चुके हैं। ख़ाफ लीग भी रूठी तो मसाइल तो हुकूमत के लिए पैदा हो सकते हैं, जिसकी पेशगोई आज अख्तर मिंगल ने भी किया है कि हुकूमत की कुर्सी हिल रही है। हुकूमत के लिए तो ख़तरे की घंटी बज रही है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद में भी सब अच्छा है क्या? मरियम नवाज साहिबा मुहिम के लिए गिलगित में मौजूद हैं, लेकिन बिलावल अलग मुहिम चला रहे हैं। PDM बड़े जलसे कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि एक स्टेज शेयर किया जाता, एक जलसा गिलगित बल्तिस्तान में भी शेड्यूल हो जाता,
जहां मैदान पहले ही गर्म है, ऑपोजिशन की सारी जमातें पीडीएम की छतरी तले एक है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक क्यों नहीं हो सके। साथ ही एक और मामला कि नवाज शरीफ के बयानिए ने नून लीग में फूट तो डाली ही थी, साथ ही JUIFA में भी तकसीम पैदा कर दी है। हाफिज हुसैन अहमद साहब जो कि प्रोग्राम में भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पीडीएम को नवाज शरीफ और अयाज सादिक ने हाईजैक कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग काबिले एतमाद नहीं हैं। नवाज शरीफ ने जलसों में जो कुछ कहा उस पर पीडीएम के रहनुमा को एतमाद में नहीं लिया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज हुसैन साहब, फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। हाफिज हुसैन साहब, सर यहीं से ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। जिन शकूक शुबहात का इजहार आपकी जानिब से किया गया है, सर आप लोगों को ये शिकवा डे फर्स्ट से था कि मुशावरत नहीं हो रही है, सर क्या मामला किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं सर? हाफिज हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण साहिबा, गुजारिश ये है कि 18 के इंतखाबात के बाद फौरी तौर पर JUI ने जो स्टैंड लिया था, मुस्लिम लीग नून और खुसूसन पीपल्स पार्टी ने हमारी उस दरख्वास्त को कि असम्बली में न जाएं, हल्फ न उठाएं बल्कि तहरीक चलाएं, उसे नज़रअंदाज करते हुए हमें भी मजबूर किया और ये वादा किया कि अगर 2-4 माह के अंदर असम्बली के अंदर उस धांधली के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सका तो फिर यकीनन हम आपकी इस तजवीज़ के हवाले से बाहर निकलेंगे। लंबी तारीख़ है, लेकिन उसके बाद APC हुई, सारी मामलात तय हुए और ये तय पाया, मुस्लिम लीग नून ने वाज़े तौर पर हमसे कहा कि हम नवंबर के अंदर जो तारीख़ होगी उसमें हम ज़रूर आपके उस आज़ादी मार्च का हिस्सा बनेंगे और भरपूर अंदाज में पंजाब से नुमाइंदगी होगी। तो उस पर हमने एतमाद करते हुए 31 अक्टूबर को अपनी तारीख़ रखी, क्योंकि अगले दिन ही 1 नवंबर को हमने इस्लामाबाद पहुंचना था। वो टोकन स्टेज पर आने के अलावा वो तशरीफ़ नहीं ला सके और उन्होंने अपने मुज़ाकरात शुरू किए। उसके बाद भी हमने अपोजिशन के अजीम तर मफाद में इसको नज़रअंदाज करते हुए फिर फेटअप के हवाले से भी जब कानून साजी हो रही थी तो यही तय पाया था कि इसको वोट नहीं डाला जाएगा। और फिर एक्सटेंशन के हवाले से जनरल बाजवा साहब की मुलाजिमत की तोसी के हवाले से भी बात तय थी, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये पे दर पे ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनका बरमला हमने इज़हार किया था। और उसके बाद खुदा आगे चलते चलते ये बात सामने आई कि एक मुआहदे के तहत कुछ चीज़ें तय पा गई थी, जिसमें जमहूरियत की बहाली के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से। तो एक अगर मुआहदा तय पाता है तो सबको ये पहले ये मुआहदे के बारे में बता दीजिए, मुआहदा किससे तय पाया था? मैंने कहा जो मुआहदा PDM के हवाले से उसकी तश्कील के बाद जो मुआहदा हुआ था वो 3 निकात पे था कि आइन की बालादस्ती होगी और सरनो इंतखाबात के लिए जद्दोजहद की जाएगी। उससे हटकर जो बयानिया सामने आया था, यकीनन हम समझते हैं कि वो बयानिया चूँकि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की जानिब से सामने आया था, जो ख़ुद मुस्लिम लीग पाकिस्तान के जो हमारे रफ़क़ाए कार हैं, उनके जितने भी लीडरान किराम हैं, वो ख़ुद इस बयानी का बोझ नहीं उठा सके। इसी तरह अयाज सादिक साहब के बयानात का भी बोझ नहीं उठा सके। तो हमने यही गुजारिश की। आपने जहाँ से बात का आगाज़ किया ना, आपने एक तवील दास्तान सुनाई, गैर यकीनी सूरत हाल, बदएतमादी की फ़ज़ा। तो सर इतनी बदएतमादी थी, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल थी, तो फिर मौलाना साहब ने PDM की सरबराही क्यों संभाली सर? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि उसूली तौर पर जो बड़ी जमात होती है उसी को सरबराही करनी चाहिए, जो कायद इख्तिलाफ जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ अपनी जो दरख्वास्त थी ज़मानत के हवाले से और जो दरख्वास्त थी वो अदालत में वापस ले ली
और इस तरीके से ये बात हमारे सामने आई है। जहाँ पर भी इत्तेहाद होता है तो उसमें तमाम जितने भी जमातें हैं उनके सरबरा एक सुप्रीम कमान की हैसियत से बैठकर ही फैसले करते हैं। तो यकीनन मौलाना साहब को दीगर जमातों ने खुसूसन यानी सर आपकी नज़र में मौलाना फजलुर रहमान साहब का पीडीएम का सरबराह बनना ये सही फैसला नहीं है सर? नहीं, सही फैसला है, मैंने कहा सही फैसला है। इसलिए आज भी मैंने गुजारिश की है कि उस फैसले में जो तीसरी शिक है वो ये है कि फौरी तौर पर जो जलसों के बाद अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े देगी, तो जब सरबराह ने बना दिया है तो यकीनन सरबराह के पास वो तमाम इस्तीफ़े जमा होने चाहिए ताकि एक गारंटी भी रहे। और मैं समझता हूँ कि अगर तमाम 11 जमातों के अरकान जिस तादाद में भी हैं, सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, जब ये तय पा गया तो सर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बाइख्तियार सरबराह हैं या बेख्तियार सरबराह हैं पीडीएम के? हम चाहते हैं कि वो बाइख्तियार हो और उनके हाथ में तमाम इस्तीफ़ों का जो आखिरी और मौसर हथियार हो वो मौजूद हो। इसलिए मैंने इसका मुतालबा किया था। तो कोई मेरा मुतालबा कोई ऐसी बात नहीं है हाफिज साहब, आप चाहते हैं कि बाइख्तियार हों, तो फिलहाल इस वक्त बाइख्तियार सरबराह कौन है? जो सामने मौलाना फजलुर रहमान है लेकिन पीछे से पीडीएम को कोई और चला रहा है, कौन है सर? देखिए, चलाना सब ने मिलकर चलाना है, क्योंकि अगर एक पार्टी अपने उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करती, यानी उसमें लिखा हुआ है कि हम इस्तीफ़ा का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें क्या हर्ज है कि वो तमाम इस्तीफ़े उस सरबराह के हाथ में दिए जाएं और जब भी मुशावरत हो, मौका महल हो, उस हथियार को इस्तेमाल किया जाए। इसमें ये है कि जो अदम एतमाद की जो फिजा है फारूक हबीब भी मुझे खातिमा भी होगा। हाफिज साहब, अगर मुझे आप ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर सकें, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को। आपने कहा कि हम चाहते हैं कि वो बाइख्तियार हों। सर मैं ये पूछ रही हूँ, अभी इख्तियार किसके पास है पीडीएम का? देखिए, अभी तो इख्तियार 8 तारीख को इजलास बुलाया गया है और यकीनन इस वक्त जो सरबराह होता है बाइख्तियार उसे होना चाहिए। बाहमी मुशावरत से ये बात तय हुई है। मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि अगर वाकई हम संजीदा हैं अपने इस तहरीकों की कामयाबी में, तो उसमें क्या हर्ज है कि अपने तमाम तर अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के इस्तीफ़े हम जमा करा ठीक है सर। हाफिज साहब, यानी जो सरबराह की जमात है वो वहाँ पर इतनी गैर यकीनी है कि अगर वाकई हम संजीदा, वाकई किसी का इस्तेमाल करें। आप साथ ही मौजूद रहिए, मेरे साथ फ़ारूक हबीब साहब भी हैं। फ़ारूक साहब, सर क्या बात है ये? हुकूमत से ना अपोजिशन संभल रही है ना अपने इत्तेहादी। सर क्यों आप लोग सबके साथ मिलकर नहीं चल पा रहे हैं? आज काफ लीग ने खान साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया, कल सर वो खुला भी ले सकते हैं। देखें, बात यह है कि जहाँ तक रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन को तो खुद अपोजिशन का सामना है ना, आपके सामने है। 11 जमातें हैं, 11 जमातों के 11 एजेंडे हैं। किसी को उर्दू पसंद नहीं है, किसी को जो है वो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना है, किसी को अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर्स ख़त्म करने हैं, किसी को जो है वो भारत की और मोदी की ज़ुबान बोलनी है, और मैं समझता हूँ किसी को पाकिस्तान की दिन की रोशनी के अंदर जो हासिल की गई फ़तह है उसको मतनाज़ा बनाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर तो इस टाइम खुद 11 पार्टियाँ जो हैं वो 11 मिक्स मसाले बने हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है, जिसकी वजह से समझ आ रहा है कि सब जो है वो अपना अपना एजेंडा लेके आगे बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके एजेंडे के अंदर ना तो पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती शामिल है, ना पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती शामिल है। जहाँ तक रही बात, देखिए इत्तेहादियों की बात है, तो मैं जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। आपने बात की काफ लीग के हवाले से, बात की काफ लीग जो है वो आज भी हुकूमत की इत्तेहादी है। अगर किसी चीज़ के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनका इख्तलाफ है, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा जो है वो एक बातचीत का राब्ता जो है सिलसिला मौजूद होता है, और उनके साथ जो है वो एक राब्ता भी मौजूद है। आज भी वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर वो दोहराने में शामिल नहीं हुए तो यकीनन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हुकूमत उनके साथ फौरी तौर के ऊपर जो है वो राब्ता करके उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, और आप देखेंगे कि ये इत्तेहाद जो है वो पिछले 2.25 साल से कायम है और अगले 5 साल तक कायम रहेगा। लेकिन सर वहाँ से काफ लीग से तो ये शिकवा आ रहा है, वज़ीर आज़म साहब लाहौर आते हैं, उनकी क़यादत से मिलना गवारा नहीं करते हैं। सर
पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं लेकिन इत्तेहादी नाराज हैं, क्यों उनसे मुशावरत नहीं की जा रही है? चौधरी साहिबान तो खासे तजर्बेकार हैं सर। देखें, यकीनन मैं समझता हूं कि हम अपने तमाम इत्तेहादियों को आज तक जो है वो साथ लेकर चले हैं और आगे भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, और जहां कहीं हमारे इत्तेहादियों की जो है वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात है उनको यकीनन जो है वो दूर किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो वफाक में मिनिस्टर हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। ये इत्तेहाद जो है वो कामयाबी से चल रहा है। छोटी मोटी बात जो है वो एक घर के अंदर होती रहती है, उसको हम अपने घर के अंदर सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत का एजेंडा है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है, उसके ऊपर जो है वो तमाम इत्तेहादी जो है वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। सर ऐसी क्या बात हुई है फारूक हबीब साहब? किस हवाले से जी? सर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि मुज़ाकरात के हवाले से तमाम लोग एक पेज पर मौजूद हैं, तो ऐसी क्या बात हुई है कि अभी फिलहाल इतनी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है? नहीं, देखें, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि जहाँ पर कहीं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो हम दूर कर लेंगे। और माजी के अंदर भी मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों के जो तमाम तर मसाइल थे उनको हमने सॉर्ट आउट किया। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने तमाम इत्तेहादियों को बुलाकर जो है वो उनके जो ख़यालात हैं उन ख़यालात को भी सुना। जहाँ कहीं उनके जायज़ मामलात थे उन जायज़ मामलात को फारूक साहब, वज़ीर आज़म साहब ने इत्तेहादियों को बुलाया, काफ लीग के हवाले से उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। सर काफ लीग नहीं आई तो फिर उसके बाद क्या दोबारा कोई राब्ता किया गया? देखें, यकीनन जो है वो राब्ता जो है वो मौजूद है, राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, राब्ता मौजूद है। और मैंने आपको कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनकी तरफ से आया है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी जो हैं वो दूर कर लिए जाएंगे। तो क्या इसकी यकीन यानी खान साहब ने खुद करवाई है या फिर उनकी गैर मौजूदगी में वो नहीं आए, तो फिर खान साहब का क्या रिएक्शन आया, उन्होंने क्या कहा? यकीनन हमारे अहम इत्तेहादी हैं और हम उनकी जो है वो अहमियत को भी समझते हैं, उनको हम साथ लेके चलने पे यकीन रखते हैं। और मैंने आपको अभी तक कहा कि 2.25 साल हो चुके हैं, हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं, आज भी हमारे साथ हैं। और अगर कहीं किसी कानून के हवाले से, किसी और मामले के हवाले से अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो समझते हैं कि उनको मज़ीद उसके ऊपर एतमाद में लेना चाहिए या उनकी राय को जो है वो अहमियत देनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई मज़ाहिका नहीं है, हुकूमत उनको साथ लेके चलने पे तैयार है। ठीक है। अच्छा फारूक हबीब साहब, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो अपनी वापसी का ऐलान कर रहे हैं, अगले माह पाकिस्तान आ रहे हैं। सर तस्दीक करेंगे इस बात की? देखिए, मेरे से तो उनका कोई इस हवाले से तो कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने भी आपकी तरह जो है वो मीडिया से ही सुना है, तो मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद हैं अपना फ़ैसला करने के हवाले से। पाकिस्तान उनका मुल्क है, यकीनन उन्हें पाकिस्तान जब चाहें वो पाकिस्तान आ सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की जो है वो कोई पाबंदी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर जहांगीर तरीन साहब का इलाज, इस हवाले से आपके पास कोई खबर है उनका क्या इलाज हो रहा है, आप लोगों ने मालूम किया? क्योंकि यकीनन पार्टी के तमाम लीडर उनकी सेहत के हवाले से परेशान होंगे। देखें, यकीनन पहले भी जो है वो जब हमारा धरना था उस वक्त भी उनको जो है वो एक मोज़ी मर्ज़ का वो शिकार हुए थे, वो अपना ट्रीटमेंट उस हवाले से वो करवाते रहे हैं। और अब भी अगर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट जो है वहाँ से मुकम्मल हो गया है और वो ख़ुद अगर कह रहे हैं, आपकी मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, पाकिस्तान आ जाएंगे तो पाकिस्तान आएंगे तो आपके दरमियान होंगे, बाकी जितने भी आपके सवालात होंगे वो आप उनसे खुद पूछिएगा, उसके जवाबात भी आपको देंगे। फारूक साहब वापस आकर वो पार्टी के मामलात को उसी तरह से संभालेंगे जिस तरह से पहले वो पार्टी के काम किया कर रहे होते थे? देखें, इसका तो फैसला जो है वो करेंगे या खान साहब करेंगे, मैं तो भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसके ऊपर कोई बात कर सकूँ। हाँ ठीक। अच्छा हाफिज साहब, सर अयाज सादिक वाले मामले पर बात कर लेते हैं। जब अयाज सादिक के मामले पर आप ये कहते हैं कि उनके बयान के साथ नहीं खड़े हुए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो तो डाइस पर मौजूद कहते हैं कि उनको तो इससे 2 हाथ आगे जाना चाहिए था। हाफिज साहब देखें, फिर मैं आपको ये बात कहूँगा कि करण साहब, गुजारिश ये है कि एक प्रोग्राम में जनामत खान साहब जो हमारे बड़े करम फरमाए मुस्लिम लीग के स्पोकमैन है और बड़े संजीदा और मतीन आदमी है, उन्होंने खुद मेरे साथ बैठकर इस बात की मजम्मत की है
और फिर आपने देखा होगा कि खुद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसे नामुनासिब करार दिया है। तो यकीनन सोच की भी फिक्र हो सकती है या समझने की बात होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन बातों का, तो यकीनन हमने यही बात की है कि इस वक्त इख्तिलाफ़ात के हवाले से यकीनन एक हद फासिल होनी चाहिए, और वो हद फासिल जो है उसको अबूर, रेड लाइन को जो है अबूर नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो बात की गई थी, जो हमने समझा या जिस हवाले से इंडियन मीडिया ने उसको पेश किया या जिस हवाले से वहाँ के प्रिंट मीडिया ने पेश किया, तो उस वक़्त यकीनन एक मुहब्बे वतन की हैसियत से हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी राय का इस बारे में इज़हार करे। तो मौलाना फजल रहमान साहब की सोच, उनकी राय क्या वो सर मुख्तलिफ है? उन्होंने इस बात की मजम्मत भी नहीं की है यार सादिक साहब की। इनफैक्ट जो उनका बयान था वो मैंने आपको बताया, फिर मिलने भी गए, तो उनकी सोच अलग है क्या सर? जाहिर है कि आप उनसे पूछ सकती हैं, लेकिन हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जब कोयटा आए थे, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने भी इस हवाले से लाताल्लुकी का इजहार किया कि वो अपने बयान की खुद ही वजाहत कर सकेंगे, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ज़ाहिर है कि अपनी सोच है, समझ है, उसके मुताबिक वो, और यही इसी को तो जमहूरियत कहते हैं, और आज़ादी राय की यही अंदाज होता है कि जो जिस हवाले से बेहतर समझती है कोई शख्सियत, तो उसके बारे में अपनी राय को सामने रखती है। हाफिज साहब, आप दोनों से कोई जवाब नहीं हुई सर, क्योंकि आपकी राय, जनरल सेक्रेटरी की राय आपके पार्टी के जो सरबराह हैं उनसे मुख्तलिफ है। देखिए, हम तो बैठे हुए जमात के अंदर हैं, बैठे हुए हैं, जवाब तलबी होगी तो जो सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि अभी तक न किसी ने जवाब तलबी की है, न कोई शौकाज नोटिस मिला है। जब मिलेगा तो उसके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि जो बात हमने की है उसके लिए हमारे पास रीज़न भी है, दलील भी है, और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो जाहिर है अगर वो ये पंडोरा बक्स खोलता है कोई, तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, हाफिज बात हो सकती है। हाफिज साहब, जो बात अभी प्रोग्राम में आप कर रहे हैं, क्या ये बात आप मौलाना फजल रहमान साहब से डिस्कस हुई है? आपने, जनरल सेक्रेटरी ने, ये किसी और ने, कि जो बात आप कर चुके हैं, जिसको आप सपोर्ट कर चुके हैं, 2 हाथ आगे बढ़ने की बात कर चुके हैं, वो गलत बात है, वो गलत बात की है आपने? किसी ने कोशिश की सर उन्हें समझाने की, बताने की? देखिए, हमने अपने इदारों के अंदर जो हमारे शूरा है, आमिला है, जिनके हम रुकन थे, हमने बात की है। आज़ादी मार्च के हवाले से भी हमने मुस्लिम लीग और कुछ साथियों के, जमातों के रवैये के हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया था। हमने अपनी राय दे दी, लेकिन उस पर जब अमल नहीं हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे जितने भी वर्कर थे वो 13 दिन तक वहाँ कसमसी के आलम में थे। और उसके बाद फिर वेटफ के हवाले से मैंने कहा, ये रिकॉर्ड पर है, मौलाना से खुद वादा किया गया था कि भाई हम वोट नहीं देंगे। सर मौलाना फजल रहमान साहब से कोई बात नहीं? जी, हमने बात की है, जाहिर है कि बात तो कर रहे हैं, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भी बात की है, इजलास के अंदर भी बात की है, घर में भी बात की है। उन्होंने क्या कहा सर? तो जहाँ तक, देखिए, कुछ बातें तो मेरे ख्याल में अगर आप खुद उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो बात हम जमात के अंदर करते हैं तो उनको तो मैं ऊपर नहीं करता हूँ। हाफिज साहब, अब जानना मैं ये चाह रही हूँ कि जब पार्टी के 2 अहम ओहदेदारान हैं, वो एक बयान की मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ऐसा बयान नहीं है जिसको मौलाना फजल रहमान साहब खुद सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपकी उनसे बात होती है जमात पे, तो क्या वो आपके साथ इत्तेफाक करते हैं या वो अपने ही बयानिए पर कायम रहते हैं? देखिए, जब बात करेंगे इस हवाले से, इस मौजू पर, यकीनन हम अपना मौक़िफ़ भी रखेंगे। पार्टी के कुछ साथी दोस्त आए थे मुझे, मैंने अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया, उन्होंने उसकी तायीद भी की है। ठीक है सर, तारिक बशीर चीमा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब। सर, आप लोगों को शिकवा डेफर्ड से था कि मुशावरत नहीं की जा रही है, लीग को गंदम के रेट 16 से गिरने और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर। तारिक साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, आप साथ मौजूद हैं मेरे?
मैं पूछ रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में कौन से गेस्ट तशरीफ रखते हैं इस वक्त? मेरे साथ हाफिज हुसैन साहब मौजूद हैं सर, इसके साथ साथ फरूक हबीब साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरे सवाल के जवाब भी और मोहतरम किबला हाफिज साहब को भी मेरी तरफ से सलाम अर्ज कर दीजिए, अगर वो सुन रहे हैं जी तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाह रहा हूँ। पहुंच गया है सर, बताइए। जी जी, इसलिए मैंने पूछा था कि कौन से गेस्ट। जी अब सवाल कीजिए। क्या मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? किसानों के हवाले से आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या आप शिकवा कर रहे हैं बेसिकली हुकूमत से कि जिन पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है? देखिए, बात ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सारे हैं, जिनमें से एक ये भी इशू है कि पिछले 2.25 साल के अरसे में कोई बुनियादी जो फैसला किया गया है उस पर हमसे ना मुशावरत की गई है, ना हमें एतमाद दे दिया गया है। मसलन बल्दियाती इलेक्शन का आपने 2-3 दफा जिक्र किया। अब कितना बड़ा ये एक पंजाब असेंबली में एक एक्ट पास हुआ है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसमें हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई है। फरूक हबीब हमारा भाई है, छोटा हमारा कोलीग है, साथी है, ये मेरे ख्याल में अगर ये इनको अगर इल्म होगा तो ये यकीनन बताएंगे कि किसी से मुशावरत नहीं हुई। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया है, किससे इसकी मंजूरी ली है, ये अल्लाह को पता है। ये फाइनल शक्ल में असेंबली में भिजवा दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब देखे ना, उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत कर रहे हैं, बेहतर अंदाज में कर रहे होंगे। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि देखें, अब ये आज काश्तकारों का इशू बना है, किसान सड़कों पर आए हुए हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर हैं, बाकी मामलात हैं। तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो अगर सर जोड़कर बैठा जाए तो इनका एक अच्छा हल निकल सकता है। हम खुदा ना खास्ता हुकूमत को कोई ना छोड़ने का कह रहे हैं, ना हुकूमत को ब्लैकमेल करने का कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खुदा के लिए अल्लाह ताला ने एक मौका दिया आपको, इस मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ ध्यान दें, अच्छे फैसले करें, ऐसे फैसले करें जो कौमी सलामती पर मबनी हो, जो मुल्क की बेहतरी पर मबनी हो। तो इसमें कौन सी बुरी बात है जो हम कह रहे हैं, जो हम मुतालबा कर रहे हैं? सर आप कह रहे हैं बेहतर हुकूमत कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे हैं? जी आप कह रहे हैं बेहतर हुकूमत कर रहे होंगे। मैं तो एक सियासी बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरा सारा हल्का जो है वो काश्तकारों और किसानों पर मुश्तमिल है। तो मैं तो समझता हूँ कि देखे ना, ये अब 1600 रुपये हमने सपोर्ट प्राइस रखी। ये पूछे वजीर आजम साहब, ये पूछे इनसे कि ये किसने इनको मशवरा दिया था कि 1600 रुपया सपोर्ट प्राइस हो, जबकि बाजार में आज भी गंदम 2250-2400 की बिक रही है। आज भी आप काश्तकार से 1400 रुपए की खरीद लेते हो और उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं होता, और उसके बाद आप 2400-2500 जो भी मार्केट हो, आप यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हो 2000 से ऊपर, 2200 से ऊपर, 2300 से ऊपर। अपने काश्तकार को आप सपोर्ट प्राइस देने के मूड में नहीं हो। तो ये देखे ना, हमने आखिर वापस जाना है हल्कों में। हमने अपना, जिन लोगों ने मैंडेट दिया है, हमने उन लोगों के पास दोबारा वापस जाना है। खुदा के लिए हमें समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेहतर फैसले करें, किसी के तजर्बे से फायदा उठाएं, हमसे नहीं उठाना चाह रहे। और बहुत सारे तजर्बाकार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, उनसे पूछ लें, दीवार से भी मशवरा करना। तारिक साहब सर, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकवा भी आप कर रहे हैं, तो जब वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादियों के शिकवों को, उनकी बात को सुनने के लिए बुलाया था, तो क्या ज़्यादा बेहतर ये नहीं होता कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जाते और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते, तो आपकी सुनवाई भी हो जाती या नहीं होती? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक वाहिद जमात है, बाकी जमातें जो हैं वो मरकज में इनकी इत्तेहादी है। हम वाहिद जमात हैं जो सूबे में भी इनकी इत्तेहादी है। और अगर आप अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालें, माफ कीजिएगा, तो 2 कमेटियां बनाई गई थी हमारे लिए। एक जहांगीर तरीन साहब थे, परवेज खटक साहब थे और बाकी साहबान थे, और दूसरी कमेटी बनी थी शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब, गवर्नर, वजीर आला। हमने 20 दफा बताया हमने कि खुदा के लिए ये मामला ठीक करें। हमारा जाती कोई इशू नहीं, हम इनसे कोई अपनी जात के हवाले से कुछ नहीं मांग रहे। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए सोचें,
लोगों की बेहतरी के लिए फैसला। तारिक साहब, मसला बेसिकली कोऑर्डिनेशन कमेटी का है या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बेबस है कि वजीर आजम साहब ही नहीं सुनते? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बेबस है। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बेबस है, आप ये कह रहे हैं? यानी वजीर आजम साहब अहमियत नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। तो सर काफी पहले भी हमारी फीलिंग है, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन ये हमारी फीलिंग है कि ये मामला जो है ना, बस जो है ना वही जाकर उसकी। सर काफ लीग पहले भी महंगाई पर, हुकूमती परफॉर्मेंस पर तनकीद करती रही है। अगर परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, मुशावरत भी नहीं हो रही है, अहमियत भी नहीं देते, तो फिर आप लोग हुकूमत के साथ क्यों हैं? हुकूमत के साथ हम इसलिए हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत के इत्यादी हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी समझ ठीक कर ले। हम कोई हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हुकूमत छोड़ने का नहीं कह रहे। हमने 2.25 साल से हम इस कश्ती के सवार हैं। हम अब भी चाहते हैं कि खुदा के लिए कोई बेहतर फैसला करें। और ये देखें ना, हर किसी ने अब अगर आप गलत फैसले करते जाओगे तो आप तो देखो, आप तो शायद खुदकशी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हमारा खुदकशी का अभी कोई इरादा नहीं है, सियासी खुदकशी का। तो हमने तो वापस जाना है, अपने हलकों में लोगों को फेस करना है। तो हम तो मिन्नत ही कर सकते हैं, वो मिन्नत हम कर रहे हैं, एहतजाज की शक्ल में भी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी तो आपको फेस करना ही है ना, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई ही नहीं होती, आपके मसाइल को हल ही नहीं किया जाता। जी, आप बेफिक्र रहें, जब ये मौका आएगा ये भी कर लेंगे। आप क्यों इतनी जल्दी हमसे इस तरह के फैसले करवाना चाह रही हैं? तारिक साहब, अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है सर, पीडीएम की तहरीक से पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी चौधरी साहब से मुलाकात की थी सर, क्या बात हुई थी उनके साथ? क्या कोई ऑफर या पैगाम वगैरह पहुंचाया था सर? जहाँ तक हमारा पीडीएम की तहरीक से कोई दूर नेड़े का वास्ता नहीं है, दूर नेड़े का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब का मामला है, मौलाना साहब के साथ चौधरी साहबान के, उनके वालिद साहब के साथ भी एक वास्ता था, ताल्लुक था। मौलाना साहब के साथ भी इज्जत एहतराम का एक रिश्ता है। हमारे लिए मौलाना इंतहाई काबिल एहतराम है। ये हाफिज साहब को पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, मैंने और हाफिज साहब ने हज भी इकट्ठे किया होगा 1995 में। हम इकट्ठे साथी थे हज में भी। तो हमारे लिए ये सब लोग काबिल एहतराम है, हम इनको एहतराम की नजर से देखते हैं। सारे सियासतदान जो हैं ये मुहिब वतन भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम ये करें। और मौलाना के साथ जाती तल्लुक देखें, जाती तल्लुक मेरा किसी के साथ भी हो सकता है, मेरी न्याजमंदी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन पीडीएम की तरीक से हमारा दूर नेड़े का वास्ता है। तारिक साहब, जिस तरह से डील कर रहे हैं वजीर आजम साहब ऑपोजिशन को, क्या काफ लीग को इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, ये तो एक तशरीफी पार्टी है, वो हुकूमत में है। हम तो जी एक छोटा सा कलपुर्जा है, 5 वोट है हमारे कौमी असम्बली में। वो एक अलहदा बात है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इस तरह की है कि 5 वोटों की भी अहमियत होती है। लेकिन ये इसका बेहतर जवाब फारूक हबीब साहब दे सकते हैं या वजीर आजम साहब दे सकते हैं। मैं तो वो क्या पिद्दी का शोरबा, इतने बड़े सवाल का जवाब मैंने कहाँ से देना। ठीक, अब हाफिज हुसैन से वैसे आपकी भी इसी तरह की मजबूरी है सर पीडीएम के साथ, जिस तरह की काफ लीग की है हुकूमत के साथ सर? नहीं जी किरण, हमारी मजबूरी नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। और आप जो जानती हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन में मुख्तलिफ जमातें आपस में इंतखाब लड़कर भी जब आती हैं, या तो हुकूमत में होती हैं जिस तरह हमारे तारिक भाई हैं मुस्लिम लीग काफ के, या हलीफ होते हैं हुकूमत के, या फिर अपोजिशन के साथ मिलकर कॉमन पॉइंट्स पे वो अपना रोल अदा करते हैं। इसीलिए मैंने गुजारिश यही की है कि कोई ज़म नहीं होता किसी के और पार्टी के अंदर, बल्कि जो तयशुदा उमूर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, किसी तहरीक के हवाले से, वोटिंग के हवाले से, या किसी रैली के हवाले से, जलसे के हवाले से, तो जो तय होता है उस पर दोनों पार्टियों को, या 4 पार्टियां हैं या जिस तरह पीडीएम की 11 पार्टियां हैं, उनको उसके अंदर जो है वो शमूलियत और अपना हिस्सा डालना पड़ता है। ये जो बातें हम अर्ज कर रहे हैं, इसकी बुनियाद सबसे बड़ी ये है कि जो कुछ बात तय हो गई थी अब तक, आज़ादी मार्च से लेकर अब तक, उसमें बदकिस्मती से
हमारे दोस्त जो है हमारे उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे हैं। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें अगर एक ऑप्शन रखा हुआ है पीडीएम के इस प्रोग्राम के अंदर के जो एपीसी में भी मौलाना साहब की तजवीज़ थी। ठीक है सर, मैं जरा फारूक साहब की तरफ ये तारिक साहब का मैं अपनी बात पूरी करूं। जब ये ऑप्शन रखा हुआ है तो एतमाद की बहाली के लिए इसमें क्या हर्ज है कि अपने अरकान असम्बली के सबके जो है इस्तीफे लेकर मौलाना साहब के हवाले करें। मौलाना फजल रहमान साहब को जमा करवा दें। उनके मशवरे से ही सब काम होगा, लेकिन कम अज कम जो आदम एतमाद की फिजा है उसमें कमी आएगी। ठीक है सर। फारूक हबीब साहब, सर आपने सारे चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी है, आपने तमाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं, और सर ये आज के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये 2 साल से ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात चले आ रहे हैं। जिस तरह के ये इशाइये वाला ज़ोराने वाला मसला हुआ, ये 4 दफ़ा 3 दफ़ा पहले भी हो चुका है। तो सर इनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? आपने चीमा साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मसला नहीं है, वो भी बेबस हैं। वज़ीर आज़म साहब ये अहमियत नहीं देते हैं। सर क्यों मामलात को हल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है जिसको चीमा साहब ने भी वाज़े कर दिया कि 2.25 साल से हमारा इत्तेहाद कायम है, और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद जो है वो कायम रहेगा, और ये इत्तेहाद किसी सूरत भी जो है वो ख़त्म होने वाला इत्तेहाद नहीं है। और ये इत्तेहाद जो है वो 2018 के इंतखाबात के अंदर भी अपनी जगहों के ऊपर मौजूद था, और मैं समझता हूँ कि इंतखाबात के दौरान भी ये मौजूद था। और इसी तरीके से जहाँ कहीं इख्तलाफ राय हो सकता है, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ सोच है, और पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो आपकी इख्तलाफ राय हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जहाँ कहीं इनकी जायज़ बात है, सर ये इत्तेहाद पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में भी कायम होगा सर? साथ लेके चलने को भी तैयार हैं। देखें, मैंने आपको कहा कि बल्दियाती इलेक्शन का तो अभी तो कानून जो है वो पास हुआ है, और चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है बड़े वहाँ पर तगड़े स्पीकर हैं, सब उनका वहाँ पर अक्रॉस दी बोर्ड उनका एहतराम भी करते हैं। और यकीनन अगर इनका बल्दियाती कानून के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मामलात के हवाले से हैं, तो यकीनन उन तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाना चाहिए, उसको एड्रेस होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनको अपनी ताकत बनाकर हम अपने साथ लेकर चलने पे यकीन रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब साहब साथ मौजूद थे, तारिक बशीर चीमा साहब आपका शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, अमेरिकन इलेक्शन पर बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ जीत रहे हैं। व्हाइट हाउस और उनके दरमियान सिर्फ 6 वोट्स का फासला है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक सिर्फ 214 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिका की तारीख के सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 21 लाख से ज़ायद वोट हासिल कर लिए हैं, जिसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 करोड़ 86 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। इससे पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार बराक ओबामा 6 करोड़ 90 लाख से ज़ायद वोट्स के साथ सबसे आगे थे। ट्रंप अब भी वोट चोरी होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप हार के बाद भी हार को तस्लीम ना करें और सदारती मनसब छोड़ने से भी इनकार कर दें। अगर नाज़रीन ऐसा हो जाता है तो फिर अमेरिका का कानून किस तरह से हरकत में आएगा, कैसे हालात से निपटा जाएगा। अमेरिका में फसादात के खदशे के पेश नज़र कल से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल्स, इसके आगे लकड़ियों की हिफाजती दीवारें बनाई जा रही हैं। क्या अमेरिका में बड़ी खून रेजी हो सकती है? क्या वहाँ भी वोट चोरी हो सकता है? क्या ट्रंप के बयानात दुनिया भर में अमेरिका का मजाक बना रहे हैं? जो बाइडन सदर बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में इस वक्त जावेद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, डेमोक्रेट के लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं यही बात आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे हैं, धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर हालात आगे जाते हैं, विनिंग पोजीशन पर ये डिक्लेयर हो जाती है और फिर उसके बाद ट्रंप मानने से ही इनकार कर देते हैं, व्हाइट हाउस नहीं छोड़ते हैं, तो अमेरिका का कानून किस तरह से हरकत में आता है? सर क्या होगा, क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है? देखें, इसका सिंपल कानून जो है वो ये है कि जिस कैंडिडेट ने भी 270 इलेक्टोरल कॉलेज सिक्योर कर लिए, वो शख्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, और वो शख्स उस वक्त जब उसके 270 नंबर बन जाएंगे तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कहलाएगा।
जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उस अपनी ट्रांजिशन टीम बना लेता है, उसके बाद वो अपना फ्यूचर कैबिनेट का अनाउंस करता है और दरमियान के अंदर जो मामला आता है सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती हैं, ब्रीफिंग्स का हिस्सा बनना शुरू होता है। इसमें जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं उनको कोई एक्सेप्टेंस नोटिस या एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देना किसी को, उनको दरवाजे पे खड़े होकर, ये रवायात हैं कि आप उनको वेलकम करते हो, उनसे गुफ्तगू करते हो, कंसेशन स्पीच करते हो, रेगुलेटरी स्पीच होती है, ये सारी रवायात का हिस्सा है, ये कानून का हिस्सा नहीं है। कानून का हिस्सा सिर्फ एक है कि 270 इलेक्टोरल कॉलेज जिसने पहले सिक्योर कर लिए वो शख्स प्रेसिडेंट इलेक्ट है, वो शख्स जनवरी के अंदर ताहिर साहब ये सारा प्रोसीजर तो ऑब्वियसली हम जानते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जब आपने कहा कि किसी एक्सेप्टेंस लेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये डिक्लेयर्ड एक बात है, लेकिन अमेरिका का कानून अगर कोई ऐसी या माजी करीब में या दूर कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर किस तरह से उनको हटाया गया हो, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अभी जो नियर फ्यूचर के अंदर एल गोर और जॉर्ज बुश का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया गया था। आज भी अगर किसी कैंडिडेट को इश्यू होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर अपना जो भी है जजमेंट देगा और देन दैट इज इट। व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो उसकी जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से कोई कैंडिडेट नहीं जाता तो 270 वाला बंदा जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, अगर एक को उस पे एतराज है किसी भी चीज पे, उनको काउंटिंग पे एतराज है, उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स पे एतराज है, उनको ये 270 पे एतराज है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना सर तो जो इन्होंने कर भी दिया। जी ताहिर साहब, ये अमेरिका में के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर ये भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि लकड़ियों की दीवारें बनाई जा रही हैं, मॉल्स बंद किए जा रहे हैं, सर ऐसा कुछ हो सकता है? ये इसके भी इम्कानात हैं, खदशात हैं इसके? हाँ जी, अगर देखें ना डोनाल्ड ट्रंप साहब जब काफी दिनों से आपने कुछ जो डाई हार्ट उनके जो उनकी बेस है उनको हवा दे रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा और आप भी नहीं छोड़ना, तो स्टैंड बाई और स्टैंड जो भी इस तरह के मामला, तो वो उस पे लोग ये जरूर हो सकता है कि लोग आकर के जैसे ब्लैक लाइफ मैटर के अंदर भी कुछ एक ऐसा एलिमेंट अंदर आ गया था जिन्होंने लूट मार शुरू की थी जो मूवमेंट का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने, तो ये एक क्रिमिनल एलिमेंट तो हर जगह मौजूद होता है ना, जो जाकर के अपने किसी भी सर्कमस्टांसेस में से फायदा उठा के तोड़ फोड़ यानी जो लूट मार कर सके, वो दोनों तरफ मौजूद है। वो लोग जो जिनको लूट मार करनी है वो दोनों तरफ है, उनमें कोई ना कोई रंग का फर्क है ना, अच्छा वो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसी आड़ के पीछे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उठ के जाकर दरबार तोड़ेगा उसको अरेस्ट नहीं, एक जब माप बनने की सूरत में तो उसके ऊपर कुछ लोग प्रोटेक्शन के हिसाब से अपनी जो बड़े बड़े कीमती स्टोर हैं वो कहते हैं एक हफ्ता बंद कर पहले से प्रोटेक्शन मेजर्स ले रहे हैं। सर मुझे लास्ट में बताइएगा कि जो बाइडेन साहब सदर बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई वादा जो उन्होंने कर रखा हो, फिर स्पेशली पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अफगान अमन है सर, पेंटागन के करीब समझा जाता है डेमोक्रेट्स को, क्या पेंटागन डोनाल्ड ट्रंप के ये अफगान अमन वाले इस फैसले के हक में थी, जो ये फिर आगे जो बाइडेन इसको लेकर कंटिन्यू करेंगे सर? जो अच्छा पहले इलेक्ट होते ही यानी जब सदारत मिलते ही जो बाइडेन का जो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त मुल्क के अंदर है कि मुल्क कई हिस्सों में बटा हुआ है, लोगों के जज्बात मजरूह हैं, लोग यानी हेट के लेवल तक लोग एक दूसरे, कभी इलेक्शन में ऐसे नहीं हुआ था, एक ही ऑफिस के अंदर 2 लोग होते थे, एक रिपब्लिकन को वोट देता है, दूसरा डेमोक्रेट को देता था, गप्पे मारते थे, इकट्ठे खाने खाते थे और अपने काम पे लगते थे। दिस इज हाउ दे वेरी लाइटली लिया जाता था कि आप राय अपनी क्या देते हैं वोट के साथ। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री ने इस चीज को बहुत ज्यादा हेट लेवल तक ले गए, तो उसको मेरा ख्याल जो हील करना है ना, वो जो उसको हील करने का सबसे बड़ा काम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह पीर को। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।